नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चल रहा है। तो अभी तक हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए, साथ साथ में और भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने हल्का सा डिस्कस किए थे। फिर भी देखा जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें मेजर फोकस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था। तो इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक पर हम पहुंच जाए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। तो इधर यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है। एक यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस का क्या रेलेवेंस रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। आपको याद होगा जब हम क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब शुरू किया था तो पहला चैप्टर क्या था? कोल्ड वॉर एरा। तो उस चैप्टर में हमने यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो राइवलरी थी उसके बारे में डिस्कस किए। बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर दो सुपर पावर्स बन के उभर के आए थे, है कि नहीं? फिर वो दो सुपर पावर्स के बीच में राइवलरी शुरू हुआ था। दुनिया भर के कंट्रीज या तो यूएसए को सपोर्ट किया या फिर यूएसएसआर को सपोर्ट किया। फिर 1991 तक क्या हुआ? यूएसएसआर का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है? तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अब तब तक दुनिया बाइपोलर थे, बेसिकली दो सुपर पावर्स के ऊपर फोकस थे। पर जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ या फिर यूएसएसआर जैसे खत्म हुआ, फिर बाइपोलर वर्ल्ड से दुनिया बदल गया यूनिपोलर में, ठीक है? फिर हमने सेकंड चैप्टर में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में डिस्कस किए। उसमें बेसिकली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन को लेके, डिसइंटीग्रेशन का कॉसेस क्या है उसको लेके, डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसको लेके काफी पॉइंट्स थे, है कि नहीं? फिर थर्ड चैप्टर में हमने यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किए। मतलब जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन खत्म हुआ, दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर बन गया और यूएस का डोमिनेंस या फिर यूएस की हेगेमनी शुरू हो गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बेसिकली एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो आपको पता चल गया यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है कि नहीं? यूएसए की हेगेमनी जो चल रहा था ना, उसे आप यूनिपोलर वर्ल्ड बोल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में अगर एक कंट्री का डोमिनेंस रहेगा या फिर एक कंट्री की हेगेमनी रहेंगे, कोई और कंट्री को अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से 1960-70 तक ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर उभर के आने लगे थे। जैसे कि हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस किया, चाइना के बारे में डिस्कस किया, आसियान ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में डिस्कस किया। तो वो लोग भी एक अच्छा पावर बन के आए थे, तो ऑब्वियसली वो यूएस को चैलेंज भी कर रहा था। तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? दुनिया जब यूनिपोलर था, दुनिया में जब यूएस की हेगेमनी चल रहा था, तब यूनाइटेड नेशंस का रेलेवेंस क्या था? तो देखिए, among the concerns about the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could help the UN cope better with a unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. क्या बताया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए, एक तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म्स होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, ये सब के बारे में बातें चल रही थी। ये कंसर्न भी था क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज खुश नहीं थे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसीजर्स है उसको लेके। तो एक तरफ ये बात चल रही थी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म्स होना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत सारे कंट्रीज के लिए एक उम्मीद था कि यूनाइटेड नेशंस ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जो यूएस की हेगेमनी को खत्म करेंगे। ये यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएस का डोमिनेंस को खत्म करने के लिए दूसरे कंट्रीज के पास कोई ताकत नहीं था। वैसे देखा जाएगा तो यूएसएसआर के बाद रशिया आया था, पर आप सबको पता है दोस्तों, रशिया भी इतना काबिल नहीं था यूएस को चैलेंज करने के लिए, ठीक है? तो जितने भी छोटे मोटे कंट्रीज थे या फिर लगभग सारे कंट्रीज के लिए एक उम्मीद था कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जो यूएस की हेगेमनी को खत्म करे। क्योंकि देखिए, उस वक्त यूएसए का कोई सीरियस राइवल नहीं था। एक था यूएसएसआर, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट बना रशिया, पर रशिया भी इतना पावरफुल कहां था यूएसए जैसा एक कंट्री को चैलेंज करने के लिए। तो अब दो सवाल है दोस्तों, इन दोनों सवालों को जवाब हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कैन द यूएन सर्व एज ए बैलेंस अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस? कैन इट हेल्प मेंटेन ए डायलॉग बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूएस and prevent America from doing whatever it wants? तो क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करेंगे यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, या फिर क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएसए को चैलेंज कर पाएंगे या फिर प्रिवेंट कर पाएंगे फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर इट वांट्स? क्योंकि देखिए, यूएसए एक सुपर पावर था, अभी भी बोल सकते हैं सुपर पावर है, पर अभी के हिसाब से दूसरे भी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है, वो अलग बात है। तो उस वक्त जब यूएसए
एकदम पीक में था, तो यूएसए का कंडीशन ऐसा था कि यूएसए जो चाहे वो कर सकते थे, है कि नहीं? तो यूएसए का ये जो एटीट्यूड है, मतलब डूइंग व्हाट एवर इट वांट्स, इसको क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट कर पाएगा? तो देखिए, यूएस पावर कैनॉट बी इजीली चेक्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द डिसअपीयरेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, यूएस स्टैंड्स एज द ओनली सुपर पावर. देखिए, सबसे पहली बात, यूएस का जो पावर है ना, उसे इजीली कोई चैलेंज नहीं कर सकता या फिर चेक नहीं कर सकता. हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे यूएस का मिलिट्री बजट क्या है. अगर आप दुनिया का टॉप 12 मिलिट्री स्पेंडर्स का लिस्ट निकालोगे, क्यूमुलेटिवली उनका जो मिलिट्री बजट है ना, वो यूएस से कम आपको देखने को मिलेगा. तो इतना ज्यादा एडवांस्ड है या फिर इतना ज्यादा आगे है ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज की डेट में द वन एंड ओनली सुपर पावर है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द डिसअपीयरेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, यूएस स्टैंड्स एज द ओनली सुपर पावर. Its military and economic power allow it to ignore the UN or any other international organization. देखिए, यूएस के पास एक तो मिलिट्री पावर है, दूसरा इकोनॉमिक पावर है. यूएस इकोनॉमी करीब 20 ट्रिलियन का है, तो पैसे बहुत है यूएस के पास. देखिए, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों. जब एक इंडिविजुअल के पास पैसे है और पावर भी है, तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो वैसे यूएसए के पास क्या है, एक तो मिलिट्री पावर है, दूसरा इकोनॉमिक पावर है. तो वो इजीली यूनाइटेड नेशंस को इग्नोर भी कर सकते हैं. अगर वो यूनाइटेड नेशंस को इग्नोर भी करेंगे ना, या फिर यूनाइटेड नेशंस की बातों को सुनेंगे भी नहीं, तभी कोई उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा. कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में यूएसए को चैलेंज नहीं कर सकता. साथ साथ में और एक बात बताना पड़ेगा दोस्तों, भले यूएसए एक सुपर पावर है, यूएसए का जो मिलिट्री की कंपैरिजन है दूसरे कोई कंट्री से आप कर ही नहीं सकते. ठीक है, हर मोड पर यूएसए जो है बहुत आगे है. फिर भी आज का डेट में क्या है ना, दुनिया में ऐसे कंट्रीज है जो न्यूक्लियर पावर्स है, जिनके पास यूएसए से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड भी है. अगर आप गूगल में सर्च करोगे आपको पता चलेगा रशिया के पास यूएसए से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स है. तो अगर एक कॉन्फ्रंटेशन हो जाता है किसी और कंट्री के साथ, तो आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से कोई एक कंट्री अकेला वार नहीं लड़ेंगे, उनके सपोर्ट के लिए दूसरे कंट्रीज भी आ जाएंगे. मान लीजिए रशिया के साथ यूएसए का वार हो गया, तो बीच बात है चाइना भी रशिया को सपोर्ट करेंगे. तो कुल मिला के यूएसए का भी नुकसान होगा. ऐसा नहीं कि यूएसए जो चाहे वो कर सकते हैं आज की डेट में. ठीक है, पर देखिए, ऐसे स्टेटमेंट आप ये बोल सकते हैं कि यूएसए का जो मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर है उसका कंपैरिजन किसी और से नहीं है, इसलिए यूएसए को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है. सेकेंडली, विद इन द यूनाइटेड नेशंस द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस इज कंसिडरेबल. देखिए, यूएसए का बहुत इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में. नंबर 1, यूएसए इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन. यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर. देखिए, यूएसए के पास पैसे बहुत है. मैंने आपको इधर बताया था कि यूएसए टोटल यूएन रेगुलर बजट का करीब 22% तक कंट्रीब्यूट करते हैं. अब एक कंट्री जो इतने सारे पैसे देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, इनको कैसे इग्नोर करेंगे दोस्तों? उनको कैसे चैलेंज करेंगे? ठीक है, ये नहीं हो सकता. सो एज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन, यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर. तो इतने पैसे यूएस क्यों दे रहा है दोस्तों? क्योंकि यूएस ये इन्फ्लुएंस चाहता है. यूएस ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उनका इन्फ्लुएंस रहे. नहीं तो यूएस इतना पैसा क्यों देंगे दोस्तों? बाकी कंट्रीज देखिए, चाइना केवल 12% दे रहा है, जापान 8.5% दे रहा है, जर्मनी 6% दे रहा है. तो जो सेकंड टॉप कंट्री है चाइना, उससे डबल से ज्यादा परसेंटेज दे रहा है यूएसए जो है. तो इसका कोई मतलब भी होगा ना, यूएसए ऐसे थोड़ी पैसे देंगे. अगला है, द फैक्ट दैट यूएन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी गिव्स वाशिंगटन एडिशनल सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस. अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उनमें से 5 का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है कि नहीं? ओनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड्स में है. बाकी 5 का हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेरिटरी में है. तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा ना. देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ना कि अटलांटिक चार्टर के थ्रू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था. अटलांटिक चार्टर कहां पे हुआ था? वो भी यूएस में हुआ था. मतलब देखिए, इस तरह के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ये सब यूएसए में ही हुआ है. मतलब उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ये इंश्योर भी किया है सबका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस टेरिटरी में ही रहे. जैसे कि 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिससे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था. उसके लिए भी इनिशिएटिव कौन लिया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लिया था. आज की डेट में अगर आप देखोगे, जितने पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना या फिर इंटरनेशनल एजेंसी से, उनका जो हेडक्वार्टर्स है आपको यूएसए में देखने को मिलेगा. इसके अलावा
यूएस हैज ऑल्सो मेनी नेशनल्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी। यूनाइटेड नेशंस में जितने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं ना, मैं कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें भी मैक्सिमम आपको यूएस नेशनल्स देखने को मिलेगा। In addition, with its veto power, the US can stop any moves that it finds annoying or damaging to its interest or the interest of its friend and allies। यह बात तो आपको पता है दोस्तों, यूएसए के पास वीटो पावर है। वैसे केवल यूएसए के पास नहीं, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना के पास भी है, पर यूएसए के पास भी वीटो पावर है। तो अगर यूएसए को यह लगता है कि उनके अगेंस्ट कुछ मूवमेंट हो रहा है, उनके इंटरेस्ट को डैमेज करने वाला या फिर उनको अनोय करने वाला कोई मूव हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, या फिर उनके फ्रेंड्स और अलेज के अगेंस्ट कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए वो अपना वीटो पावर यूज करके उसे प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, सो द पावर ऑफ यूएस एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंश्योर दैट Washington has a considerable degree of say in the choice of Secretary General of the UN। देखिए, एक तो यूएसए के पास वीटो पावर है, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर आप देखोगे यूएसए का वैसे भी एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है। तो मैंने आपको बोला था यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बोला था। तो सेक्रेटरी जनरल कौन होना चाहिए, वो अपॉइंटमेंट में भी यूएसए का इन्फ्लुएंस है दोस्तों। आपको शायद याद होगा, मैंने बोला था शशि थरूर यूएन सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के लिए एक बार कॉन्टेस्ट किए थे। उस टाइम पर एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मना किया था। ठीक है, मतलब उन्होंने अपना वीटो पावर यूज किया था। सो द यूएस कैन एंड डस यूज दिस पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू रिड्यूस अपोजिशन टू इट्स पॉलिसीज। तो देखिए, एक तो यूएसए का इन्फ्लुएंस है, ऊपर से यूएसए का वीटो पावर है, तीसरा यूएसए इतने ज्यादा पैसे दे रहा है यूनाइटेड नेशंस को, तो भी उसी बात यूएसए का इन्फ्लुएंस रहेगा ना। तो यही इन्फ्लुएंस, ये पावर यूएस यूज करते हैं उनके अगेंस्ट अपोजिशन को काउंटर करने के लिए। सो द यूएन इज नॉट देयरफॉर ए ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। तो ये सवाल का जवाब हमें इधर मिल गया, यूनाइटेड नेशंस यूएस के लिए एक ग्रेट बैलेंस नहीं है, क्योंकि यूएस का कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Nevertheless, in a unipolar world in which the US is dominant, UN can and has served to bring the US and the rest of the world into discussions over various issues। इस बात को हम मान रहे हैं कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड अभी भी है जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेगेमनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोमिनेंट है। फिर भी देखा जाएगा तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कई बार यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिस्कशंस में लेके आया है वेरियस इश्यूज के ऊपर। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस एक प्लेटफॉर्म बना है, एक फोरम बना है डिस्कशंस के लिए। देखिए, बातें डिस्कस करके तो आगे लेके जाते हैं। तो ग्लोबल इंटरेस्ट को लेके जितने भी इश्यूज है उसके बारे में बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एक अमिकेबल सॉल्यूशन लेके आने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक प्लेटफॉर्म बन के रहा है यूएसए एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। US leaders, in spite of their frequent criticism of the UN, do see the organization as serving a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social and economic development। वैसे देखा जाएगा तो जितने भी यूएस प्रेसिडेंट्स रहे हैं ना, वो यूनाइटेड नेशंस को क्रिटिसाइज किया है अलग अलग इश्यूज के ऊपर, क्योंकि जब उनके डिसीजंस यूएस के फेवर में नहीं आता है ना, वो हमेशा क्रिटिसाइज किया है। वो क्रिटिसाइज कर भी सकते हैं, क्योंकि हमने बोला यूएन चाहे भी यूएसए के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यूएस लीडर्स हमेशा यूएन को क्रिटिसाइज किया है, बट एट द सेम टाइम यूएसए को भी यह बात पता है यूनाइटेड नेशंस ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 190 से ज्यादा कंट्रीज को एक साथ लेके आते हैं इन डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दुनिया भर में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है उसे सुलझाने के लिए, या फिर जितने पुअर कंट्रीज है उनका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इस बात को यूएस से भी एक्सेप्ट करता है। सो एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएन प्रोवाइड्स एन अरीना इन विच इट इज पॉसिबल टू मॉडिफाई यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज। दूसरे कंट्रीज के लिए क्या है यूएन? यूएसए की एटीट्यूड एंड पॉलिसीज को मॉडिफाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। मतलब यूएसए के अगेंस्ट अगर कुछ बात करना है तो वो कलेक्टिवली ही पॉसिबल है। मतलब अकेला जाके ये नहीं बोल सकता यूएसए आप गलत कर रहे हो, फिर यूएसए उनके ऊपर सैंक्शंस इंपोज करेंगे, फिर उनको परेशान करेंगे। पर यूनाइटेड नेशंस क्या है ना, एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक साथ मिलकर बोलेंगे तो यूएसए भी मना नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यूएसए को छोड़ के जितने और कंट्रीज है उन लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस ऐसा एक अरीना है जो यूएस की
एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज को मॉडिफाई करने के लिए। तो वही बात इधर लिखा है, वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रेयरली यूनाइटेड अगेंस्ट वाशिंगटन एंड वाइल इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैलेंस यूएस पावर, UN does provide a space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concessions can be shaped. आपने ये रेयरली देखा होगा 2-4 कंट्रीज एक साथ मिलकर यूएसए को चैलेंज करते हुए। वैसे देखा जाएगा तो ऐसा एक कंट्री है जो यूएसए को ओपनली चैलेंज करता है और वो है नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए कोई और कंट्री आया है? नहीं आया है। देखिए, सबको पता है कि यूएसए दूध का धुला हुआ नहीं है। सबको पता है कि यूएसए ने बहुत गलत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। फिर भी आपने ये रेयरली देखा होगा यूएसए के अगेंस्ट एक कंसेंसस बनते हुए। एंड इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैलेंस यूएस पावर। यूएस पावर को बैलेंस कर पाएंगे? इतने पैसे किसके पास है भाई? नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में यूएन डस प्रोवाइड ए स्पेस विद इन विच आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक स्पेस प्रोवाइड करता है दोस्तों आपको यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स पुट अप करने के लिए। सो द कंक्लूजन इज यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। देखिए, यह बात सच है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक इम्परफेक्ट बॉडी है या फिर इतना इफेक्टिवनेस नहीं है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। पर बात यह भी सच है दोस्तों, अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं रहेगा ना तो सिचुएशन इससे भी खतरनाक होगा। ठीक है, गिवन द ग्रोइंग कनेक्शंस एंड लिंक्स बिटवीन सोसाइटीज एंड इश्यूज व्हाट वी ऑफन कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, प्रेजेंटली 7 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है। 7 बिलियन नहीं, 8 बिलियन है। ये तो पुराना डाटा है, अभी के हिसाब से 8 बिलियन क्रॉस हो चुका है। तो 8 बिलियन पीपल इस दुनिया में एक साथ कैसे रहेंगे दोस्तों? आपस में प्रॉब्लम्स होता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहेगा, राइवलरीज होता रहेगा, ठीक नहीं? कई सारे लोगों का जान चले जाएगा। तो 8 बिलियन पीपल इस दुनिया में रह रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए ना उन सबको एक साथ लेके आने के लिए, कम से कम बात करने के लिए। और टेक्नोलॉजी promises to increase planetary interdependence and therefore the importance of UN will only increase। देखिए, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, स्मॉल स्केल में या लार्ज स्केल में। आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए। कम से कम कंट्रीज के बीच में जब इश्यूज आएंगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, है कि नहीं, ओपिनियंस डिफरेंस होंगे, तब बैठ के बात करने के लिए people and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interest and the interest of the international community more broadly। तो देखिए, बेसिकली लोगों को और सारे गवर्नमेंट्स को यूएन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और सपोर्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का या फिर ग्लोबल कम्युनिटी का इंटरेस्ट के खातिर। कुल मिला के इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, आज की दुनिया में पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन से ज्यादा हो चुका है कि नहीं? भले ये 8 बिलियन अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, इनके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग एथनिसिटी है, अलग अलग इंटरेस्ट है, फिर भी हम सब इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं? स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल में सारे कंट्रीज जो है इंटरडिपेंडेंट है, और वो डिपेंडेंस होना भी चाहिए कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस में एक इंटरनेशनल फोरम तो होना चाहिए, है कि नहीं, बैठ के बात करने के लिए, अगर कुछ इश्यूज आ रहा है उसे सुलझाने के लिए, पीसफुली सुलझाने के लिए। तो लोगों को और गवर्नमेंट को नए नए रास्ते ढूंढना है इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और सपोर्ट करने के लिए, और इस तरह सपोर्ट करना है कि अपने इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, फाइनली 2 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इधर बताया हुआ है दोस्तों। वन इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेजर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। जहां पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को रिस्टोर करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करते हैं, हमेशा न्यूज में आते रहते हैं, आपने सुना होगा। इट प्रमोट्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल द ह्यूमन राइट्स इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 को अडॉप्ट किया था।
ठीक है। इसमें काफी सारे ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में अलग अलग राइट्स है ना, उसी तरह डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जितने ह्यूमन राइट्स प्रोवाइडेड है उसको एनफोर्स करना, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दिस रिपोर्ट्स सिंस ए मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब देखिए दोस्तों, बात यह है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जब भी कोई रिपोर्ट आता है ना, उसमें जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो खुश नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट आया था, चाइना में जो जिनजियान प्रोविंस है ना, उधर उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट चाइनीज गवर्नमेंट नॉन ह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहा है करके, बेसिकली उधर काफी सारे ह्यूमन वायलेशंस हो रहा है, ये बात सच है। अलग अलग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट किया है। तो जब एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया कि जिनजियान प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को ये पसंद नहीं आया था। चाइना ने अपने आप को डिफेंड किया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है करके। पर सच बात यह है, उधर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करते हैं ना, दुनिया में कहीं पे भी अगर नॉन ह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो रिपोर्ट करते हैं। और जब भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करते हैं, ये भी एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को एमनेस्टी इंटरनेशनल इतना पसंद नहीं है, ठीक है। नेवरदलेस दीज रिपोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इस तरह के रिपोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स में, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है कि नहीं। अगला है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे एग्जामिनेशन में सवाल भी पूछ सकता है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सब कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका काम क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। ये भी एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच। इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। तो देखिए, दुनिया में कहीं पे भी ह्यूमन राइट अब्यूसेस अगर हो रहा है, इसके लिए ग्लोबल मीडिया का अटेंशन सीक करना, ये ह्यूमन राइट्स वॉच का काम है। मतलब ये बताएंगे कि अफ्रीका में ऐसा हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है, या फिर इंडिया में ऐसा हो रहा है, कहीं पे भी जब भी अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह होता है और जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट एक्शन लेते नहीं है, ये सब ये रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड इट हेल्प्ड इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिशंस लाइक, देखिए इनकी मेहनत की वजह से काफ़ी सारे इंटरनेशनल कोलिशंस भी इन्होंने बनाया है। जैसे कि इंटरनेशनल कैंपेन्स इन्होंने चलाया था लैंड माइन्स को बैन करने के लिए, चाइल्ड सोल्जर्स को कुछ कंट्रीज यूज़ करते हैं वार में, उसे बंद करने के लिए, एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश करने में भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों दैट्स इट। तो हमारा चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इधर खत्म हो रहा है। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।